उस दिन काफी लंबी यात्रा के बाद सुबह 4 बजे मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया तो पत्नी निशा ने नींद भरी में आकर दरवाजा खोला और मेरे अंदर प्रवेश किए बिना ही पलटकर अंदर चली गई। मुझे चाय की तलब थी, उससे ये कहना था, पर कह नहीं पाया क्योंकि वो सोने जा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर कमरे में आकर अपना सामान एक तरफ रखकर कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया। खुद से रसोई में जाकर चाय बनाने की इच्छा नहीं हुई। निशा बच्चों के साथ जाकर सो गई। न उसने मुझसे पूछा और ना ही मैंने उसे कुछ कहा। इस तरह हमारी मुलाकात अक्सर होती, या यूं कहें कि सप्ताह में 2-3 बार जरूर होती। मेरा काम मार्केटिंग का था, इसलिए अक्सर मैं रात को लेट आता, इसलिए उनिंदा आकर दरवाजा खोलती और फिर कमरे में जाकर सो जाती थी। आखिर उसे सुबह जल्दी उठना भी तो होता था। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, बाजार के काम, ऐसे बहुत से काम होते थे उसके पास। पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज माँ की बहुत याद आ रही थी, जो अभी 7 महीने पहले ही स्वर्ग सिधारी थी। जब तक माँ थी दरवाजा माँ ही खोलती थी। बहू को उन्होंने इसके लिए कभी परेशान नहीं किया। बड़ी सीधी थी मेरी माँ कुसुम, कम में भी खुश रहती थी। पर माँ की अपनी खासियत थी, जब भी मैं लेट आता था तो वो ही उठकर दरवाजा खोलती थी और वो ये इंतजार नहीं करती थी मैं अंदर आकर दरवाजा खुद बंद करूंगा। जब तक मैं अंदर ना आ जाता दरवाजे पर खड़ी रहती। मेरे अंदर आने के बाद ही दरवाजा बंद करती थी और फिर ये जरूर पूछती थी, राजीव थक गया है क्या, चाय पिएगा? कभी कभी मैं ना कह देता, पर कभी कभी जब हाँ कहता तो वो बहू को आवाज नहीं देती, बल्कि खुद रसोई में जाकर मेरे लिए चाय जरूर बनाकर लाती। जब तक मैं चाय पी रहा होता तब तक वो मेरे पास ही बैठी रहती, कहती कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती। चाय पीकर मैं कप टेबल पर रखता था और अपने कमरे में जाकर सो जाता था। वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती। बस ऐसे ही हमारी मुलाकात होती। पिताजी थे नहीं, माँ ने ही मेरी परवरिश की थी। बचपन में मैं उनसे बहुत बातें किया करता था और वो मेरी हर बात सुनती थी। पर शादी के बाद ये सब कम होता गया और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया हमारी मुलाकात मौन होती गई। समय के अभाव में, या यूं कहें कि शादी के बाद अपनी पत्नी पर उसकी जिम्मेदारी डालकर मैं बेफिक्र हो चुका था, इसलिए कभी उसे वक्त नहीं दे पाया। आज भी मुझे याद है, कई बार वो मुझसे बोलती रहती थी, पर मैं उसे हाँ या हूँ में जवाब देता रहता था। शायद मैं उनकी बात सुनता भी नहीं था, पर फिर भी वो खुशी खुशी मुझसे बात करती थी। ये अलग बात थी कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी बार उनसे जी भरकर कब बात की थी। पैसे कमाने की दौड़ में उसे काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। जब वो बीमार हुई तब भी मैं उसके साथ नहीं था। मैंने निशा को पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी उसे दे दी थी। निशा ही उन्हें लेकर अस्पताल दौड़ी थी और फिर कई बार कहती भी थी कि कुछ देर माँ के साथ तो बिता लिया करो, पर मुझे तो पैसा कमाना होता था क्योंकि मुझे मार्केट संभालना था। आखिर सरवाइव करने के लिए कमाई भी ज़रूरी है, परिवार को पालने के लिए पैसा ही तो चाहिए। बस यही मेरी सोच रही। जब वो अंतिम सांसें गिन रही थी उस दिन भी मैं उसके पास नहीं था। मैं किसी ज़रूरी मीटिंग में गया हुआ था। निशा ने वीडियो कॉल भी लगाया। शायद माँ मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, पर मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। क्या करता, मीटिंग में जो था। मेरी अपनी भी मजबूरी थी। आखिर पैसा और प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। पर आज ये सब याद क्यों कर रहा हूँ मैं? अचानक कैसे याद आ रही थी मुझे माँ? इसका भी एक कारण था। आज इतने दिनों के बाद मैंने ट्रेन में सफ़र किया था, नहीं तो मैं बस से या कंपनी की कार से ही ट्रेवल करता हूँ। पर आज मीटिंग इतनी लंबी गई कि काफ़ी वक्त लग गया। मैं दौड़ा दौड़ा फिर भी बस स्टैंड पहुँचा, लेकिन तब तक बस रवाना हो चुकी थी। सोचा कोई दूसरी बस मिल जाएगी, पर दुर्भाग्यवश वो भी नहीं मिली। तब किसी ने कहा कि कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने वाली है जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। बस फिर क्या था, मैंने ऑटो पकड़ा और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब रिजर्वेशन तो नहीं हो सकता था, सो मैंने जनरल में टिकट ले लिया और धक्का मुक्की के बीच ट्रेन में पहुंच गया। पर सबसे बड़ी जीत मेरी तब हुई जब मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर
मैं अपने आप को बड़ा विजेता समझ रहा था। यहाँ तक कि सीट के पास वाली फर्श को भी मैंने अपना सामान रखकर अपने कब्जे में कर लिया ताकि आराम से बैठ सकूं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए उधर न देखकर मैं खिड़की के बाहर स्टेशन के नज़ारे देखने लगा। तभी अचानक ट्रेन में से आवाज़ आने लगी, अरे इधर कहाँ जा रही है? अपने बेटे को संभाल, दिख नहीं रहा तुझे? भीड़ है यहाँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए चढ़ जाते हैं। अरे ऐसे बेटे को घर पर रखती, कहाँ लेकर घूम रही है? दिख नहीं रहा क्या तुझे? हम यहाँ खड़े हुए हैं, खुद के लिए जगह नहीं है, तुझे कहाँ से जगह दे दें? नहीं नहीं, मेरे बच्चे के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस बेटे को अपने पास रख, इसका क्या भरोसा मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा दे तो। मैं भी जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक 34-35 साल की औरत अपने 14 साल के बेटे को गोद में उठाए हुए आधम की। दिखने में निम्न मध्यम वर्गीय लग रही थी। सस्ती सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था। वहीं वो 13-14 साल का किशोर लड़का जो अपनी पूरी हाइट ले चुका था, मंदबुद्धि प्रतीत हो रहा था। इतने बड़े बेटे को अपनी गोद में उठाए वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे बोली, भैया जी अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने बेटे को यहाँ फर्श पर बैठा लूँ? कोई भी सीट नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि हमें अपने पास खड़े भी नहीं होने दे रहा है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसके बेटे की तरफ, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, बस अगले स्टेशन पर ही उतरना है मुझे। इतनी देर से कैसे गोद में लेकर खड़ी रहूंगी? इसे फर्श पर बैठा दूंगी तो थोड़ी देर मुझे भी आराम मिल जाएगा। 15-20 मिनट की बात है भैया जी, फिर मैं तो इसे लेकर उधर जाऊंगी। पता नहीं क्यों दिमाग तो हाँ नहीं कह रहा था, पर क्या सोचकर मेरा हाथ अपने आप ही अपने सामान की ओर चल गया और मैंने अपना बैग उठाकर गोद में रख लिया। ये देखकर उसने अपने बेटे को फर्श पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास फर्श पर बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछने लगी। तभी उसके बेटे ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये देखकर उसने उससे दुलार करते हुए कहा, बेटा थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मेरा प्यारा बेटा, तब तक चुपचाप बैठना। उसने भी हाँ में सिर हिलाया और अपनी माँ की आज्ञा मानकर चुपचाप बैठ गया। मैं दोनों की क्रियाओं को बड़े गौर से देख रहा था। मन में सवाल चल रहे थे कि इतने बड़े बेटे को जो मानसिक तौर पर बीमार है गोद में उठाकर अकेली क्यों घूम रही है? इसके साथ घर का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है? ये अकेली कैसे संभालती होगी इसे? तभी उस औरत की निगाहें मुझ पर टकराई, जिससे मैं झेप गया। मेरे मन में चल रहे सवालों को समझकर उसने कहा, ये मेरा बेटा है भैया जी, थोड़ा बीमार है पर किसी को परेशान नहीं करता। फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसे देखकर डरते हैं, कहते हैं कि ये मंदबुद्धि है, इसे अपने पास नहीं बैठाते। तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराती हो? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। इतना पैसा कहाँ है भैया जी? हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ है? तो तुम्हारे साथ परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं है? इसे तुम अकेली ही क्यों संभाल रही हो? पता नहीं क्यों मैं सवाल पर सवाल किए जा रहा था। भैया जी कहने को तो पूरा परिवार है, सास, जेठ, जेठानी, उसके बच्चे, पति, सब, पर इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं। शादी के पूरे 10 साल बाद हुआ था ये मुझे। वो 10 साल मैंने कैसे निकाले मेरा जी जानता है। बांझ बोल बोल कर दुनिया भर के ताने मारे थे उन लोगों ने, जीना मुहाल कर रखा था मेरा, पर मेरे पति मेरे साथ था। मंदिर मंदिर भटकी थी मैं एक औलाद के लिए, तब जाकर इसका चेहरा देखना नसीब हुआ था मुझे। पर जब घर वालों को ये पता चला कि मेरा बेटा, वो बोलते बोलते चुप हो गई, आंखों में आंसू आ गए। अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अनाथ आश्रम छोड़कर आने के लिए कह दिया था उन्होंने। इस बार तो पति ने भी साथ दिया, पर ऐसे कैसे अनाथ आश्रम छोड़ देती भैया जी? आखिर इसे मैंने जन्म दिया है, ये तो भगवान का प्रसाद है मेरे लिए, जिसने मुझे माँ होने का सौभाग्य दिया। बस लड़ पड़ी मैं उन लोगों से, अब कोई कुछ नहीं कहता मुझे। हाँ, पर इसकी देखभाल भी कोई नहीं करता। मैं इसे अपने साथ ही फैक्ट्री ले जाती हूँ और अपने साथ ही वापस ले आती हूँ। ये किसी को परेशान नहीं करता, इसलिए फैक्ट्री वालों ने भी मना नहीं किया इसे लाने के लिए। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है तुम में?
देख रहा था तुम इसे गोद में उठाकर ला रही थी। परेशानी नहीं होती तुम्हें? माँ हूँ भैया जी, अपने बच्चे के लिए तो दुनिया से लड़ जाऊं। आप तो हिम्मत की बात कर रहे हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती। बच्चे अपनी माँ को भूल जाए पर माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती। उसके शब्दों ने मुझे नींद से जगा दिया। शब्द नहीं थे, एक करारा थप्पड़ था जो सीधे मेरे गाल पर आकर लगा था। मेरी माँ ने भी तो मुझे पिताजी के जाने के बाद पाला था। सही तो कह रही थी वो, मैं अपनी माँ को भूल गया था, पर माँ अंतिम समय में भी मुझे याद कर रही थी। काश मैंने उस समय माँ से बात कर ली होती। भला 2 मिनट में मेरा क्या नुकसान हो जाता। मेरी पत्नी तो एक अच्छी बहू बन गई, पर मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जब उठा तो देखा निशा रसोई में थी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। जाते हुए वो अपनी मम्मी को बाय करके बाहर जाने लगे। तभी मैंने उन दोनों से कहा, मैं भी तो खड़ा हूँ, मुझे बाय क्यों नहीं किया? दोनों बच्चे ठिठक कर रह गए। उन्हें लगा कि मैं उन्हें डांटूंगा, पर मैं उनके पास आया और उन्हें गले लगाते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ अपनी कार से। दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, पर खुश थे। यह उनके लिए सुखद पल था और निशा के लिए भी। पर मुझे अब समझ में आ गया था कि पैसों के साथ साथ परिवार भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।